Hello students and welcome to Paragon classes. जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वो है डायमेंशनल एनालिसिस और आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर आपके सामने है जिसमें आप डायमेंशनल एनालिसिस के पढ़ रहे हैं क्या यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशन क्या होती हैं वो आपको पहले बता दिया गया है और एक यूज भी बता दिया था। फर्स्ट यूज, टोटल 4 यूजेस हैं, उसमें से फर्स्ट यूज आपको बता दिया गया है जिसमें आप किसी इक्वेशन की किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करते थे। अब आज आप सेकेंड यूज को पढ़ेंगे तो नीचे लिखा है सेकेंड यूज टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटी। और ये यूज या ये एप्लीकेशन और ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होंगे जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये आपके सामने दिख रहा है बच्चों को, क्या नाम है आपके प्रिंसिपल का जिस पर ये बेस्ड है? नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। और ये काफी अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन किया था, बच्चों ने समझ लिया था पिछले लेक्चर में कि दोनों तरफ में जितनी टर्म्स होती हैं किसी फॉर्मूले में उनके सबके डायमेंशंस सेम होते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने आज के सेकेंड यूज पर। सेकेंड जो यूज है हमारा वो है टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। तो एग्जांपल है हमारे पास ये लिखता हूं मैं एग्जांपल। एक क्वेश्चन आपको दिया होगा f, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं पहले। तो आपको एक एग्जांपल दिया है, क्या है वो एग्जांपल? f इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस b t स्क्वायर। ऐसे आपको एक फॉर्मूला दिया है। पिछले यूज में भी आपको कोई फॉर्मूला दिया था और आपको बस ये बताना था कि वो करेक्ट है या नहीं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला देने के बाद ये भी बताया जाएगा वेयर F जो है हमारा क्या है वो? फोर्स। X जो है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और T जो है स्मॉल t वो है टाइम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है और उसमें क्या क्या क्वांटिटी क्या क्या है वो गिवन है। A and B आर अननोन। A और B क्या हैं वो आपको बताया नहीं गया। A से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, B से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। और आपको बोलेंगे फाइंड
क्या बोलेंगे? फाइंड द डायमेंशंस find the dimensions of A and B। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उसमें कुछ क्वांटिटीज के सिंबल्स के नाम दे दिए जाएंगे और जिनके नाम नहीं दिए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा अननोन क्वांटिटी। इसमें 2 अननोन क्वांटिटी हैं, एक A और एक B। उनके डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, पता लगाने हैं, मालूम करने हैं। तो अब ये एप्लीकेशन किसके बारे में है? टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटी। और इसके लिए भी जैसा कि मैंने अभी बताया, हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन का। तो हम आपको ले चलते हैं उस प्रिंसिपल की तरफ और दिखाते हैं कैसे उस प्रिंसिपल का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये आ गए हम अपने प्रिंसिपल की तरफ और क्वेश्चन हमारा जो था वो आपको पता ही है, f इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस b t स्क्वायर, जिसमें आपको बता दिया है अभी कि f फोर्स था, x डिस्प्लेसमेंट था, t टाइम था, a और b का डायमेंशन पता नहीं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि पूरे फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मिलाकर जितनी भी टर्म्स हैं, देख रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 टर्म्स हैं, सबका डायमेंशन मैं लिख देता हूं 1 2 3 और ऐसे कितनी भी हो। और टर्म्स कैसे पता लगाते हैं वो पिछले क्लास में आपको बता दिया था। ये f एक टर्म है, a रूट x पूरा एक टर्म है, मल्टीप्लाई में जितने भी क्वांटिटीज हों वो सब मिलकर एक ही टर्म बनाते हैं, प्लस माइनस से अलग होते हैं टर्म्स। तो अब इसमें 3 टर्म्स हैं, इन सारी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सेम मतलब एक जैसा, और एक जैसे को ही होमोजीनियस कहते हैं। ये बच्चों ने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मतलब एक जैसा। तो अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ a रूट x के। अब जरा गौर करें, पिछले टाइप के क्वेश्चन में, पिछले यूज में, फर्स्ट यूज था, उसमें हम ये चेक करते थे कि क्या सबका डायमेंशन सेम है। लेकिन यहां हमें चेक नहीं करना, यहां तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्योंकि जो भी होता है उसमें सबका डायमेंशन सेम होता ही है। क्योंकि फॉर्मूले की करेक्टनेस तो हमें चेक नहीं करनी, वहां तो करेक्टनेस चेक करनी थी, तो हमें चेक करके बताना था कि डायमेंशन सेम आ रहा है या नहीं। लेकिन यहां आपको चेक नहीं करना, यहां आपको पहले ही डायमेंशन उनका सेम लिखना है। अब डायमेंशन ऑफ f ये लिखना बच्चों को सिखा रखा है मैंने कई बार, और जिसको डायमेंशन ऑफ f कैसे आया ये रीजन सीखना है तो हमारे पिछले वीडियोस में जाकर, और इस चैप्टर के सबसे पहले वीडियो जहां डायमेंशनल एनालिसिस शुरू होता है उसमें जाकर देख सकता है। फोर्स का डायमेंशन कई बार निकालना सिखाया है, इसलिए अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब दूसरा तरीका भी बताया था कि आपके पास एक टेबल है
जिसमें सारी क्वांटिटीज के नाम और उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं। आप चाहो तो वो याद भी कर सकते हो, बट मैंने सलाह दी थी कि बच्चे याद करने के बजाय हर क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो मेथड सीखें। जिन जिन का मैं पहले निकाल के दिखा चुका हूं उनका मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, जिन जिन का मैं नहीं निकाल के दिखाया है उनको मैं निकाल कर हर बार आगे भी दिखाता रहूंगा। डायमेंशन ऑफ एफ के इक्वल रखना है डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स। अब इसमें से ए तो आपको पता ही नहीं है क्या, तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और अंडर रूट भी ऐसे ही रखना है। एक्स आपको पता है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब एक्स क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बताया था कोई भी दूरी हो, डिस्प्लेसमेंट भी दूरी है, कोई भी दूरी हो, जैसे x यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायमेंशन हमेशा l होगी, कैपिटल L। तो x क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायमेंशन कैपिटल L हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में m l t माइनस 2 एज इट इज रख रहे हैं, इक्वल टू कर रहे हैं, और यहां a और l क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो l की पावर हो जाएगी 1/2। ये सब बच्चों को मैथ्स में बताया जाता है कि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होती है। और अब जैसा कि आप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं, जिसकी वैल्यू पता लगानी है उसे एक तरफ ही रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब आप इस l टू द पावर 1/2 को इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो आपके पास m l t माइनस 2, और ये क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा l टू द पावर 1/2, और a ऐसे ही रहेगा आपके पास। और फिर नेक्स्ट लाइन में, उस नेक्स्ट लाइन को हम यहां से शुरू कर देते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाए, इसलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां से हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू होती है, और नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू, ये a को मैंने इस तरफ लिख लिया, जब ये इज इक्वल टू ये है तो a इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बस उसको पलट कर लिखा है, और m l t माइनस 2 तो ऐसे ही रहने दिया। ये जो l की पावर 1/2 है, ये जब न्यूमरेटर में ट्रांसफर होगी तो पावर ऊपर ट्रांसफर होने पर माइनस में आ जाएगी। बस नीचे l की पावर 1/2 को ऊपर ट्रांसफर किया है तो पावर प्लस में जो भी होती है वो माइनस में आ जाती है। अब यहां गौर से देखो, यहां पर l की पावर कुछ नहीं है तो l की पावर 1 मानी जाएगी, पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है। और ये l और l बेस जब सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो आपको 1 में माइनस 1/2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस 1/2 करना पड़ेगा। तो आपके पास ये आंसर बचेगा a इज इक्वल टू m, और l की पावर 1 में से 1/2 माइनस हुआ तो l की पावर 1/2 बचेगी, और t की पावर एज इट इज रहेगी -2। इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा। तो ये बन गया आपके पास a का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो इस क्वेश्चन का एक पार्ट समझ लें कंप्लीट हो गया है। क्या क्या पूछा था, a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाने के लिए कहा था। तो हमने क्या किया, हमने f के डायमेंशनल फॉर्मूले को इस डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल रख दिया, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। अब आपको b का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता लगाना है। b का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो अब हम आ गए हैं अपने
क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी है डायमेंशन ऑफ बी। तो कैसे करेंगे बच्चों? हम फिर से वही होमोजेनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर के। अभी तो मैंने कहा कि सबकी डायमेंशन आपस में सेम है, तो जब 1 और 2 की डायमेंशन आपस में सेम है तो 1 और 3 की भी आपस में सेम होंगी, और 2 और 3 की भी आपस में सेम होंगी। तो मैंने 1 वाले को 2 के इक्वल लिख लिया और 1 वाले को 3 के इक्वल लिख लिया, क्योंकि सारी आपस में सेम है, एक जैसी हैं, होमोजीनियस है। यही मैंने पहले भी किया था। तो अब आपको डायमेंशन ऑफ एफ के लिए तो फिर से क्या लिखना है? MLT -2, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। और डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर में B का तो आपको पता ही नहीं क्या है, उसे ऐसे ही रहने दो। T टाइम है, बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। और टाइम का क्या फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल T। टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उसके लिए आप स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख दो। अब आप इसे पलट के लिख लो पहले ही चाहे तो, BT स्क्वायर इज इक्वल टू MLT -2, और B इज इक्वल टू बन जाएगा MLT -2, और ये T जो है वो इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आ गया डिनोमिनेटर में T स्क्वायर, और फिर ये T स्क्वायर अगले स्टेप में ऊपर पहुंच जाएगा। T स्क्वायर कहां पहुंच गया? ऊपर न्यूमरेटर में। MLT -2 तो पहले से ही था, और ये T स्क्वायर जब न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि नीचे वो पॉजिटिव है, ऊपर जाने पर पावर का साइन चेंज होता है, ये कई बार बताया जा चुका है। और अब बचे हुए पोर्शन को मैं नोट कर देता हूं यहां। तो अब आपका B इज इक्वल टू M ऐसे का ऐसा ही है, L भी ऐसा ही एज इट इज, और T की पावर -2 पहले से है, ऊपर आने के बाद ये T की पावर -2, ये बन जाएगा आपका T टू द पावर -4। ये जो आपका आ गया है, आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ A एंड B पता लगाना। तो A का डायमेंशन आपने पता लगा लिया था, मेथड अभी आपको बता दिया है। B का डायमेंशन भी आपने पता लगा लिया, और प्रिंसिपल दोनों ही यूजेस में एक जैसा है। वहां हम चेक कर रहे थे कि सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यहां हम चेक करने के बजाय सबके डायमेंशंस को 1 बाय 1 सेम रखकर अननोन का डायमेंशन फाइंड आउट कर ले रहे हैं। एक एग्जांपल मैं इस ही यूज का और दिखाता हूं आज, और हर रोज एक यूज कराया जाएगा, 1 यूज डेली। तो आप अगली 2 क्लासेस में चारों यूज सीख पाओगे। और एक दिन में अगर एक से ज्यादा यूज कराते हैं तो बच्चे उसकी प्रैक्टिस करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका काम यह है कि एक दिन में एक यूज पढ़ो और उसके सवाल उसी दिन कर लो, प्रैक्टिस उसी दिन कर लो। क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो अब हम इसी यूज के एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अब बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाता हूं। उस एग्जाम्पल में हमारे को एक फॉर्मूला दिया गया है, कैपिटल E इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर। x लिखा है, दोबारा लिख देते हैं, B माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में है 80।
ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है और साथ में लिखा है वेयर E इज एनर्जी, X फिर से डिस्प्लेसमेंट है और T क्या है, फिर से टाइम। और आपको करना है फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। ये क्वेश्चन करने में बच्चों को काफी दिक्कत आती है। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले बच्चों को दिखाता हूं, एक काम कर लेना है। यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। और सिंप्लीफाई कैसे, आप इस 80 इस क्वांटिटी को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। लो जी, सिंपल कुछ नहीं किया, मैथ्स की हेल्प लेनी है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये सिंपल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। ये पूरी एक टर्म मानी जाएगी, इसका नाम मैं 1 रख देता हूं। ये अकेली एक टर्म मानी जाएगी, इसका नाम मैं 2 रख देता हूं। और ये थर्ड टर्म मानी जाएगी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम है। अब सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम है तो मैं एक पार्ट इसका करके दिखाता हूं, सेकेंड पार्ट आप करेंगे और मेरे को इसका आंसर सेंड करेंगे। एक पार्ट में कर देता हूं, इसी पैटर्न को फॉलो करके आपने सेकेंड पार्ट करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X स्क्वायर। आई बात समझ? जरूरी नहीं है कि फर्स्ट को सेकंड के बराबर रखें हमेशा या फर्स्ट को थर्ड के बराबर रखें हमेशा। आप किसी को भी किसी के बराबर रख सकते हो, सबकी डायमेंशन सेम है। ऑल द क्वांटिटीज आर हैविंग सेम डायमेंशंस, ऐसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो आपको जैसा आसान लगे, मुझे ऐसा आसान लगा कि B की डायमेंशन इसके भी बराबर है और B की डायमेंशन इसके भी बराबर है, सबकी आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो मेरे को ये शॉर्टकट लगा कि पहले B की फाइंड आउट कर देता हूं। A की फाइंड आउट करने का टास्क बच्चों को दिया जा रहा है। आप इसको अपनी कॉपी में कहीं सॉल्व करके उसका एक पिक लेके मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ B तो आपको पता लगानी ही है। आप B क्या है वो तो पता ही नहीं आपको, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X स्क्वायर में X तो आपको पहले ही दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L होती है और स्क्वायर है उसका, तो आपको L का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली एक ही लाइन में सॉल्व हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का पता लगा के। B की वैल्यू X की वैल्यू के बराबर नहीं है, लेकिन डायमेंशन हर चीज का, हर टर्म का इक्वल है। अब बच्चे क्या करेंगे, मैं उसका छोटा सा हिंट दे रहा हूं आज की क्लास खत्म करने से पहले, कि आपको लिखना है डायमेंशन ऑफ EAT। देखें ये EAT इज इक्वल टू भी डायमेंशन ऑफ X स्क्वायर। और अब आप यहां E का डायमेंशन रखोगे, A का डायमेंशन नहीं रखोगे क्योंकि वो तो पता ही नहीं है, A को एज इट इज रखोगे। T का डायमेंशन रखोगे, वो पता है। और जिसको एनर्जी का डायमेंशन नहीं पता है वो फिर से
फर्स्ट वीडियो जाकर देखें, सेकेंड वीडियो देखें, इससे पिछले के वीडियोस में मैंने एनर्जी का डायमेंशन निकालना सिखाया है, इसलिए मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बच्चों का ही टाइम वेस्ट होता है इससे, वरना बार बार पुरानी चीज को दोबारा लेक्चर्स में रिपीट करने से। तो इसलिए ई का डायमेंशन निकालने के लिए आप पिछले वीडियोस में जा सकते हैं, टेबल भी है उससे भी देख सकते हैं। टी का डायमेंशन भी आपको पता है टी ही होता है, एक्स का डायमेंशन आपको पता है एल है और स्क्वायर है, और फिर आप सबके डायमेंशन पुट करने के बाद ए को छोड़ के सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, कैंसिल वैंसिल करेंगे, तो आपके पास ए का डायमेंशन आ जाएगा और उसे सॉल्व करके मुझे सबमिट करेंगे, व्हाट्सएप पर पिक भेजेंगे। तो यहाँ हमारा फिनिश होता है आज का लेक्चर भी और आपका सेकेंड नंबर का यूज भी। अगले लेक्चर में आपको थर्ड नंबर का यूज और उसके एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।